8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे वायु, है ना। वायु वैसे तो पढ़ते आ रहे हो, 6वीं से पढ़ते आ रहे हो। कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ इसमें। सबको मालूम है कि वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का। इसमें गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जलवाष्प है इसमें, है ना, धूल के कण हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है ये। तो इसमें वायु में सबको मालूम है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78% होती है ना। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% होती है, 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 0.03% होती है ना। और जो 1% इसमें अन्य गैसें हैं। अन्य गैसें और जलवाष्प है, धूल के कण, ये सब मिलाकर ये 1% है ना। अन्य गैसों में कुछ अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे निष्क्रिय गैसें जो होती हैं वो इसमें पाई जाती है ना। तो मुख्य चीज़ें हम पढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें पाई जाती है, धूल के कण होते हैं, है ना। अब पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस है ये। ओजोन की परत पाई जाती है पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर। एक गैस पाई जाती है ओजोन नाम की, है ना। ये ओजोन इसमें ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन जो होती है उसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए इसका सूत्र है O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र याद रखना। ओजोन का सूत्र है O3। मतलब इसमें उसका एक अणु ओजोन का ये एक अणु है O3 ये है, ये ओजोन का एक अणु है। एक अणु है और इसमें इसका एक अणु किससे बना है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अणु परमाणु ये 7वीं में पढ़ा चुके हैं हम, है ना। 7वीं में पढ़ चुके हो अणु परमाणु क्या होते हैं। अब जैसे ये एक अणु है। अणु पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणुओं से। जैसे एक पदार्थ है ना, बहुत सारे अणु हैं इसमें, ये सब अणु हैं, है ना। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, है ना। परमाणु, अणु के अंदर परमाणु होते हैं। ठीक है, ये सबको बताया था, 7वीं में बताया था कि पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बनता है। ये पूरा एक पदार्थ है, इसमें बहुत सारे ये अणु हैं सब, है ना, अणु हैं। और अणुओं के अंदर क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। मतलब अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब जैसे ओजोन का मैंने बोला कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। मान लो ये ओजोन का अणु है, ओजोन का अणु है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ये ऑक्सीजन के 3 ओ लिख देते हैं, इससे समझ में आएगा ऑक्सीजन है। तो ये ओजोन का एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका सूत्र है O3। O3 का मतलब है ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। O ऑक्सीजन का संकेत है। अणुओं की संख्या यहाँ पर रहती है। अब क्योंकि एक अणु है इसलिए एक को लिखा नहीं जाता, है ना इसको, लेकिन हम क्या कहेंगे? एक अणु है ये, इसको लिखा नहीं जाता, है ना। परमाणुओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तत्व का जो संकेत होता है O, ऑक्सीजन का संकेत है O, है ना। तो इसके बाजू में यहाँ परमाणुओं की संख्या लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ओजोन का एक अणु है। O3 ओजोन का सूत्र है ये, है ना, जिसमें ये ओजोन का एक अणु है और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसी तरह से हम ये कहें
ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2 है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का के एक अणु में दो परमाणु है। ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक है, और अणुओं की संख्या हमेशा यहाँ लिखी जाती है ना। अणुओं की संख्या यहाँ हमेशा यहाँ पर लिखी जाती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? O2 का क्या मतलब है? O2 का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन का एक अणु उसके दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन का एक अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है, मतलब ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु है और ये किससे मिलकर बना है? ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसको हम O2 कहेंगे। क्या O क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एक अणु है ना। ये दो क्या है? उसके परमाणु हैं। तो परमाणु की संख्या यहाँ लिखी जाती है। तो ऑक्सीजन का एक अणु उसके दो परमाणुओं से मिलकर बना है। अब मान लो यहाँ पर हम दो लिख देते हैं, दो, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के दो अणु हैं। हमने बताया ना कि अणुओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। जो संकेत है, तत्व का संकेत, यानी ऑक्सीजन का संकेत क्या है? O है। ऑक्सीजन का संकेत O है ना। और तो इसके बाजू में पहले यहाँ पर अणुओं की संख्या लिखी जाती है। यदि अणु एक होता है तो उसको लिखा नहीं जाता, है ना। लेकिन अब जैसे दो अणु हैं तो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के दो अणु हैं। O ऑक्सीजन O लिखा हुआ है ना, तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु में कितने परमाणु हैं? अब हम कहेंगे ये चार हैं, दो दूनी चार, क्योंकि हमने बताया कि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु हैं। तो जब एक अणु में दो परमाणु हैं तो दो अणु में कितने होंगे? दो दूनी चार, चार परमाणु होंगे, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम कहें कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती हैं, है ना। समझना इसको। 1 रुपये में यदि दो टॉफ़ी आती हैं तो 2 रुपये में कितनी आएंगी टॉफ़ी? 4 आएंगी, सबको पता है ना। 1 रुपये में यदि दो टॉफ़ी आती हैं तो 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी? 4 आएंगी। इसी तरह से एक अणु में दो परमाणु हैं तो दो अणु में कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु होंगे, है ना। तो इस तरह से ये अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या गिनी जाती है ना। मतलब परमाणुओं की संख्या यदि पता करना है तो जो बाजू में जो परमाणु की संख्या लिखी रहती है उसको अणु की संख्या से गुणा कर देते हैं। मतलब ये दो का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 2 बार। और यदि यहाँ पर 3 है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। अब हम इसको कहेंगे ऑक्सीजन के 3 अणु में उसके कितने परमाणु हैं? 2 तिया 6। यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु में 6 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु में 6 परमाणु हैं, 3 दूनी 6। समझ में आया ना। जैसे ये है एक, है ना, इसमें ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के मान लो 3 अणु हैं। ये एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है ना। 3 अणु हैं ये ऑक्सीजन में, ये 3 अणु हैं, है ना। तो हर अणु में, एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। ये 2 परमाणु बना देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से इस अणु में भी 2 परमाणु हैं। इसी तरह से इस अणु में भी 2 परमाणु हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या है ये? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है ना। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 2 3, 3 अणु हैं, है ना। अब कितने परमाणु हैं? एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2। तो टोटल परमाणु कितने हुए? ऑक्सीजन के 3 अणु में कितने परमाणु हुए? 2 तिया 6, या 3 दूनी 6, है ना। यहाँ भी देख लो, यहाँ समझ लो इसको। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, 2 अणु में 4 परमाणु हैं, 3 अणु में 2 4 6, 3 अणु में 6 परमाणु हैं, ठीक है। इस तरह से देखा जाता है। तो हम यहाँ ओजोन के बारे में पढ़ रहे थे कि ओजोन जो है वो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जाती है ना। तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए ओजोन का सूत्र क्या है? O3। O3 क्या है? ओजोन का सूत्र है। अब ये ओजोन का महत्व क्या है? ओजोन क्या करती है? ये सूर्य की किरणें जो हम तक पहुंचती हैं,
वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। मतलब हमारे डायरेक्ट हम तक यदि ये पहुंचती हैं तो त्वचा पर इनका अच्छा असर नहीं होता है, इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर लेती है, किरणों को अवशोषित करती है ना। क्या? ओजोन। ओजोन जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचती हैं उससे पहले ओजोन जो है उसकी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ना, जिससे ये हम तक नहीं पहुंच पाती हैं और त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन के कुछ गुण पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन कैसी होती है? रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई गंध भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती है। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है ना। और क्या है? ये ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में पाई जाती है और इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। इसको KMnO4 पोटेशियम KMnO4 है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इसको गर्म करते हैं परख नली में, प्रयोगशाला में इसको गर्म करते हैं परख नली में, और इससे बनता है K2MnO4, यानी ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है। ये KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट है और K2MnO4 ये पोटेशियम मैग्नेट है ना। ये बनता है, प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड बनती है MnO2 और प्लस बनती है ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है ये बनी जाती है। इस ऑक्सीजन क्योंकि गैस है, ये गैस हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए तीर के निशान से ये समझा देते हैं कि ये गैस है। ये गैस बनती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस बनती है और साथ में पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड भी बनता है। अब ये तुमको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक तुम तत्वों के संकेत और सूत्र नहीं पढ़ोगे। ये 7वीं में पढ़ चुके हो, है ना, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, तब ये सूत्र वगैरह समझ में आएंगे और फिर याद भी होंगे आसानी से, है ना। तो ये इस तरह से बनती है। अब ये रंगहीन, गंधहीन है, जल से हल्की है ये, और जल में घुलनशील है, मतलब कुछ मात्रा में घुल जाती है। क्योंकि ये पानी में घुल जाती है, इसीलिए पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल जाती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये लोग लेते हैं, है ना। फिर क्या है? ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक है, मतलब खुद नहीं जलती है। ऑक्सीजन गैस खुद नहीं जलती है। यदि खुद जलती होती तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता पृथ्वी पर, है ना। क्योंकि हम तो जैसे माचिस जलाते या कोई भी गर्म चीज़ जो होती वो इसके संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो तुरंत आग लग जाती है ना, हमारा रहना मुश्किल हो जाता। तो ये जलने में सहायक है ना। जैसे यदि ऑक्सीजन से भरी हुई एक परख नली है ना, बंद है ये, और इसका ढक्कन हटा के, मान लो थोड़ा सा ढक्कन हटा के, और हम यदि जलती हुई माचिस की तीली इसके ऊपर ले जाते हैं, है ना, यहाँ पर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं, तो ये तीली और तेज़ी से जलने लगती है। मतलब ये नहीं अकेली खाली माचिस की तीली ले जाने से ये नहीं जलेगी, क्योंकि ये गैस खुद नहीं जलती है। ऑक्सीजन गैस जो है, यदि तुम ये सोचो कि माचिस की तीली को इस गैस के अंदर, परख नली के अंदर जो ऑक्सीजन से भरी हुई है, इस परख नली के अंदर यदि हम खाली माचिस की तीली ले जाएंगे तो जलने लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ये केवल जलने में सहायक है। तो यदि हम जलती हुई माचिस की तीली यदि ले जाते हैं इस गैस के परख नली के ऊपर, तो ये तीली और तेज़ी से जलने लगती है। तो ये जलने में सहायक है ना।
यदि ऑक्सीजन हम निकाल दें कमरे से तो फिर उसके बाद हम कितनी भी माचिस जलाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है ना, ज़रूरी है। ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करती है, इसके मतलब कुछ गुण हैं कि ये धातुओं से क्रिया करती है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ऑक्सीजन में जलाया जाता है से मतलब ये है कि मैग्नीशियम को यदि वैसे ही जलाया जाता है, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन है ही, तो अलग से कोई ऑक्सीजन नहीं लाई जाती, वायुमंडल में ऑक्सीजन है ऑलरेडी, है ना। तो ऐसे यदि हम मैग्नीशियम का तार यदि जलाते हैं, है ना, माचिस की तीली से इसको मैग्नीशियम के तार को, मैग्नीशियम एक धातु है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये लोहा, एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही मैग्नीशियम भी एक धातु है ना। तो धातु को, मैग्नीशियम के तार को यदि हम माचिस की तीली से जलाते हैं तो जलता क्यों है ये, क्योंकि ऑक्सीजन है वायुमंडल, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगा। तो जब मैग्नीशियम के तार को हम जलाते हैं वायुमंडल में तो ये ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। अब 7वीं में समीकरण को संतुलित करना भी पढ़ा था। मतलब ये क्या है, समीकरण है। मतलब हमने क्या कहा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। यदि हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैग्नीशियम को इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम को हवा में जलाने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको लिखने में कितना टाइम लगा, है ना। तो इस तरह से ना लिख के यदि हम इसको शार्ट में, मतलब संकेतों और सूत्रों के माध्यम से इसको बता दें, हम दर्शा दें, तो बहुत कम में काम हो जाता है ना। इसको हम पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम को हवा में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे भी वही बात है, मैग्नीशियम को हवा में यानी ऑक्सीजन में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसी चीज़ को हमने संकेतों और सूत्रों के माध्यम से बताया, है ना। इसको कहते हैं समीकरण, इसको कहते हैं समीकरण। ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया को हम बता रहे हैं, मतलब रासायनिक क्रिया को हम ये बता रहे हैं लिख के इस तरह से कि मैग्नीशियम को हवा में या ऑक्सीजन में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। इसी को यदि हम इस तरह से ना लिखें, इसको हम शार्ट में बताना चाहें, शार्ट में, है ना, तो हम मैग्नीशियम की जगह पे मैग्नीशियम पूरा लिखने के बजाय मैग्नीशियम का संकेत लिख दें, Mg क्या है, मैग्नीशियम का संकेत है। इसी तरह से हवा में ये ना लिखकर या ऑक्सीजन ना लिखकर ऑक्सीजन का सूत्र लिख दें, O2 ऑक्सीजन का सूत्र है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा पूरा ना लिख के और उसका सूत्र लिख दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg मैग्नीशियम O ऑक्साइड, है ना। तो ये समीकरण बन जाता है, ये होता है समीकरण, है ना। ये 7वीं में भी पढ़ चुके हो। ठीक है। अब समीकरण को संतुलित भी करना होता है। समीकरण संतुलित होने का मतलब है कि इस साइड ये जो तीर का निशान है, ये एरो है, ये मतलब क्या बता रहा है कि आगे क्या बन रहा है, ये बता रहा है ना। इन दोनों की क्रिया से आगे बन क्या रहा है ये बता रहा है। तो ये तीर का निशान है, इसके इस साइड जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और इस साइड के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 परमाणु है, यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। ठीक है, ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, तो ये बराबर नहीं है ना बराबर। तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को बराबर करें। तो ऑक्सीजन को हम बराबर करने के लिए इधर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बिगड़ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO ही है, तो हमको सूत्र को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये ऑक्सीजन की संख्या 2 दर्शाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 जो हैं
ये मैग्नीशियम के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब एक है। इसका मतलब क्या है? एक। एक को लिखा नहीं जाता है ना, तो ये इसका मतलब क्या है? एक है, तो एक दूनी दो। इसी तरह से मैग्नीशियम का एक परमाणु एक दूनी दो हो जाएंगे अब, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए यहाँ पर? दो। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही है, तो यहाँ भी दो करना पड़ेंगे। तो ये मैग्नीशियम के यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ पर भी दो, बराबर हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो परमाणु हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ये दो परमाणु हैं। इस तरह से समीकरण संतुलित हुआ। इसको संतुलित समीकरण कहते हैं, है ना। इसी तरह से हम दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। अब ये हमने, यदि हम लिखते, जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखते तो उसमें टाइम लगता ना, तो ऐसे डिटेल में ना लिख के हमने उसको संकेतों और सूत्रों के माध्यम से शार्ट में बता दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या है? N2। हमने नाइट्रोजन ना लिख के N2 लिख दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन ना लिखते उसका सूत्र लिख दिया H2। तो ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। और अमोनिया ना लिख के उसका सूत्र लिख दिया NH3, है ना। अब इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो हैं। और यहाँ पर एक है, तो कितने होना चाहिए? यहाँ पर दो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो हैं, इसलिए नाइट्रोजन के यहाँ पे भी दो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ पे हम दो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दो लिख दिया, तो नाइट्रोजन के दो यहाँ पे, नाइट्रोजन के दो यहाँ पे, बराबर हो गए, है ना। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं? दो हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? पहले से तीन थे। पहले जब दो नहीं लिखा था तो तीन परमाणु थे, है ना। अब यहाँ पर दो लिख दिया है, तो तीन दूनी छः। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए यहाँ पर? अब छः हो गए। और यहाँ पर दो हैं, तो छः करना पड़ेंगे। तो हम दो का पहाड़ा इतनी कितनी बार पढ़ें कि छः हो जाएगा? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः। कितनी बार पढ़ा? तीन बार। तो यहाँ पर हम तीन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले हमने नाइट्रोजन को देखा कि नाइट्रोजन कितने हैं। यहाँ पर दो है नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ही था, तो इसको हमने दो कर दिया यहाँ पर, है ना। तो नाइट्रोजन को जब हमने दो कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पर छः हो गए, है ना। पहले जब दो नहीं लिखा था तो हाइड्रोजन कितने थे? तीन थे। ये देखो, हाइड्रोजन नहीं लिखा था तो ये कितने, सॉरी दो नहीं लिखा था तो हाइड्रोजन कितने थे? अभी तीन थे, यानी तीन परमाणु। अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को दो किया तो यहाँ पे दो लिखा, है ना। तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए? तीन पहले थे, तीन दूनी छः। गुणा करते हैं, जोड़ते नहीं हैं। तीन और दो पाँच नहीं लिखेंगे ना, तीन दूनी छः, तो छः हाइड्रोजन हो गए, है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पे दो थे, है ना, दो परमाणु थे। तो अब छः करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर तीन लिखेंगे, तो दो तिया छः, दो तिया छः हो गए। तो इस तरह से ये समीकरण संतुलित, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये कहते। तो हमने तो ये बीच में बता क्या रहे थे? ऑक्सीजन के गुण बता रहे थे। ऑक्सीजन किन पदार्थों से क्रिया करके क्या बनाती है ना। तो उसमें बीच में हमने ये संतुलित समीकरण बता दिया है ना। ये 8वीं का कोर्स नहीं है, ये 7वीं का है, लेकिन क्योंकि तुमको नहीं समझ में आता इसलिए मैंने बताया है ना। तो ऑक्सीजन क्या करती है? धातुओं से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। ओ मतलब ऑक्साइड, है ना। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे ओ, यदि किसी धातु के साथ में, किसी तत्व के साथ में ओ आता है तो हम उसको ऑक्साइड कहेंगे। ऑक्साइड कहेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड। ये इस तरह से किसी भी तत्व के साथ में यदि ओ आता है तो
उस तत्व के नाम के साथ में कॉपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम है, Ca कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ O है तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से धातु ये ऑक्सीजन जो है धातुओं से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? अधातु है कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है ना, ये अधातु है। कार्बन मतलब कोयला जो है जब जलाया जाता है तो जलाया जाता है मतलब वो किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कोई भी पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन में ही जलता है ना, बिना ऑक्सीजन के तो जलता ही नहीं है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगा। तो कार्बन को जब हम जलाते हैं तो मतलब ऑक्सीजन में जलाया, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो, तब जलेगा, है ना। तो इससे क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी ऑक्सीजन जो है ये धातुओं से और अधातुओं से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है ना। इसी तरह से सल्फर, ये भी अधातु है। सल्फर से यदि ऑक्सीजन क्रिया करेगी तो बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। डाई यानी होता है दो परमाणु है ना, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए डाई ऑक्साइड क्या है? सल्फर। तो सल्फर डाई ऑक्साइड। यदि 3 होता है यहाँ पे तो ट्राई ऑक्साइड होता, SO3 होता तो ट्राई यानी 3, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है ना। तो इस तरह से ये जो है हम ऑक्सीजन के गुण पढ़ रहे हैं। धातुओं और अधातुओं से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। अब ऑक्सीजन का जो उपयोग ऑक्सीजन का उपयोग एक तो हम लोग श्वसन क्रिया में करते हैं, है ना। सभी जीव जंतु पौधे ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं, है ना। श्वसन करते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को हम अपनी सांस लेते हैं। ऑक्सीजन को सांस लेते समय अंदर लेते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना। और पर्वतारोही या अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो ऑक्सीजन को भरकर अपने साथ ले जाते हैं। जैसे पर्वत पर ऊपर चढ़ना है तो ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है ना। तो इसलिए साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर ऊपर जाते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं ना, पर्वतों पर पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। चलो ये तो किताब से भी पढ़ सकते हो। अब आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन का संकेत क्या है? N है, संकेत N है और सूत्र क्या है? N2। संकेत और सूत्र में अंतर होता है। संकेत मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, ये हमने जैसे इंग्लिश में नाइट्रोजन लिखा तो इसकी स्पेलिंग का पहला अक्षर N आया ना। नाइट्रोजन किससे शुरू होता है? N से शुरू होता है, तो इसलिए इसका संकेत N है। नाइट्रोजन का संकेत N है ना। और 2 यहाँ पे लिख दिए तो N2 लिख दिया, ये इसका सूत्र हो गया। सूत्र बताता है कि नाइट्रोजन का ये एक अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं। मतलब नाइट्रोजन का एक अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। ये तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही है ना। तो इसका ये भी उपयोगी है क्योंकि यदि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो हमारा जीवन तो संभव नहीं हो पाता ना, हम जीवित नहीं रह पाते केवल ऑक्सीजन होती तो, है ना। ऑक्सीजन की गैस की मात्रा ज़्यादा होती तो वो बहुत सक्रिय है ना। तो वो मतलब कहीं भी आग लग सकती थी। तो नाइट्रोजन भी इसमें है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है ना। इसके अलावा ये पौधों और जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर अमोनिया बनाती है। अभी जैसे एक सूत्र बताया था ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है। ये इस तरह से हमने इसको सूत्र को बैलेंस किया था, संतुलित किया था। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है ना। अमोनिया से खाद, जो यूरिया नाम सुना होगा, पौधों को जो खाद दी जाती है ना, खाद दी जाती है ना पौधों को, रासायनिक उर्वरक है। तो वो अमोनिया से यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरक या खाद
बनाए जाते हैं, है ना। और ये लगभग निष्क्रिय होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, बहुत कम, मतलब ऐसे क्रिया नहीं करती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये क्रिया करती है। तो ऐसे नॉर्मल उसमें ये क्रिया नहीं करती है, इसलिए निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय होने के कारण विद्युत लैंप में भरा जाता है इसको, है ना। वायु प्रदूषण के बारे में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, जानते हो वायु प्रदूषण क्या होता है ना। पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ यदि मिल जाते हैं, वायु को मतलब नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ यदि मिल जाते हैं, तो उसको प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, है ना। तो ये धुआं वगैरह जैसे मिल जाता है, कोयले की राख वगैरह है, ये यदि वायु में मिल जाती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो ये प्रदूषण मतलब ये पदार्थ यदि मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है ना। तो और इससे किस तरह से हमको बचना चाहिए, वायु प्रदूषण से बचाव के जो उपाय हैं वो किस तरह के होना चाहिए कि हमें को मतलब ये करना पड़ेगा कि जैसे औद्योगिक संस्थान होते हैं, जो कारखाने वगैरह होते हैं, है ना। तो उनमें ऐसी चीज़ें उपयोग करना होंगी जिससे कि कम से कम मात्रा में हानिकारक पदार्थ निकलें और वो वायु को प्रदूषित ना कर पाएँ, है ना। और गाड़ियाँ वगैरह हम लोग चलाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, तो उसमें भी कुछ तरीका ऐसा अपनाना चाहिए जिससे कि धुआं जो है वायु को प्रदूषित ना करे, ठीक है। जैसे कारखानों की चिमनी की ऊंचाई बढ़ा देते हैं जिससे कि प्रदूषित वायु जो है वो ऊपर ऊपर निकल जाए, है ना, नीचे नीचे की तरफ ना आए, नहीं तो हमको नुकसान करेगी। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी गर्म हो जाती है ना, पृथ्वी की सतह जो वो गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है और जिसके कारण वो गर्म होती है। सूर्य की किरणें, धूप जो है जो पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी की सतह जो है इन सूर्य की किरणों की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, है ना, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। और इनमें से लेकिन पूरा अवशोषित नहीं करती है ना, कुछ इनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा को, मतलब किरणों की कुछ मात्रा को पृथ्वी पर आवर्तित कर देती है, मतलब वापस लौटा देती है। यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी से टकरा कर वापस लौट जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, मतलब टकरा के वापस लौट जाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि कुछ गैसें जो होती हैं ये इन किरणों को सोख लेती हैं जिससे कि वो वापस नहीं जा पाती। पृथ्वी तो इनको वापस लौटा देती है, मतलब ये किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती हैं, लेकिन वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं जो इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वायुमंडल में होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो पृथ्वी से टकराकर जो किरणें वापस जाती हैं उन किरणों को ये सोख लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो इन किरणों को अवशोषित करती हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा किरणों को रोका जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़कर और उससे टकराकर वापस लौटता है तो कुछ गैसें इन वापस लौटने वाली किरणों को सोख लेती हैं और पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म रहती है ना। पृथ्वी पर ऊष्मा रहती है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। तो इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं और इससे होने वाला जो प्रभाव है उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी तो ठंडी होती जाती, है ना। पृथ्वी बहुत ठंडी रहती है, हमेशा ठंडी ही रहती है। सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद भी वो
ठंडी ही रहती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़कर वापस चला जाता है ना। तो इनको रोक कर कुछ गैसें पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जिसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा मतलब वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिलते रहते हैं, है ना। कारखाने वगैरह चलते हैं ना, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। तो जब वर्षा होती है तो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं ये वर्षा के जल में घुलकर उस वर्षा के जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण वो वर्षा का जल जो है वो अम्लीय हो जाता है। मतलब पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं ना ऑक्साइड जो है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुलकर क्या बना लेते हैं? H2SO3। ये है अम्ल है ये, ठीक है, H2SO3। और इसी से फिर H2SO4 भी बन जाता है, H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस, यह है सल्फ्यूरस अम्ल, है ना। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये कैसे बनते हैं? वायुमंडल में सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं NO2+, और जब ये वर्षा के जल में घुलते हैं तो ये बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वर्षा के जल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड घुलकर उसके जल को अम्लीय बना देते हैं, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। वर्षा का जल नॉर्मल होता है ना, आसुत जल होता है, लेकिन जब इसमें ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं तो ये अम्ल बना देते हैं, मतलब घुलकर इस पानी में घुलकर अम्ल बनता है। तो इस तरह से ये वर्षा का जल जो है ये अम्लीय हो जाता है, तो इसको कहते हैं अम्ल वर्षा। इसके नुकसान भी हैं। अम्ल वर्षा के कारण पौधों के जो पत्ते हैं वे पीले पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पौधों के लिए ये लाभदायक भी है। जैसे कुछ पौधों को मिट्टी जो है वो अम्लीय अच्छी लगती है, अम्लीय मिट्टी पसंद है, तो अम्लीय मिट्टी में पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, है ना। तो ये अम्ल वर्षा जो है ये उनके लिए लाभदायक है। लेकिन वैसे ये मिट्टी और जंगलों को नुकसान पहुंचाती है, ज़्यादा अम्लीय हो जाने से मिट्टी जो है वो भी खराब हो जाती है ना। और ये अम्ल वर्षा जो है पत्थर संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया करती है और उनको नष्ट करती है, इसलिए इससे नुकसान ज़्यादा है। इसके बाद होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब